इसे 3 माह पहले वैंकूवर के भारतीय हाई कमीशन में मौजूद रॉ के खसूसी सोर्स ने इतला दी थी कि एक पाकिस्तानी नैयाद ताजिर वसीम इकबाल जो वैंकूवर में इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता है, दरअसल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए कोई बड़ा काम करने जा रहा है। इसके चंद रोज बाद की इतला तो इतनी अहम और ख़तरनाक थी कि अमरीश पुरी को तमाम एहतियातें बालाए ताक रखकर खुद मैदान में उतरना पड़ा। वो एक सफारतकार के रूप में वैंकूवर पहुंचा था। हाई कमीशन में इसने डेरा जमाकर खुद एक ऑपरेशन तरतीब दिया था। वो नहीं चाहता था कि मामूली सी कोताही से पाकिस्तान इंटेलिजेंस कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ले। कैनेडियन RCMP और अमेरिकन FBI को इसने बड़े गैर महसूस अंदाज में टिप देकर वसीम इकबाल नामी इस ताजिर के पीछे लगाया था। जिस रोज़ वसीम इकबाल को गिरफ्तार किया गया और अमेरिकन FBI ने इस शक के तहत इसे पकड़ा कि वो कुछ एटमी पुर्जाजात स्मगल करके पाकिस्तान पहुंचाना चाहता है, इसी रोज़ अमरीश पुरी के एजाज़ में वैंकूवर के भारतीय हाई कमीशन ने जश्न बर्पा कर रखा था। लेकिन हैरानी ने इस बात पर थी कि तीसरे ही रोज़ वसीम इकबाल जमानत पर रिहा हो गया। हैरत की बात इसकी जमानत पर रिहाई नहीं थी, वो मुअज़्ज़ज़ कैनेडियन शहरी था, अपने इलाके में खासे असर व रसूख का मालिक था। गो कि वो अमेरिका में गिरफ्तार हुआ, लेकिन अमेरिकी भी जानते थे कि वो भाग कर कहीं नहीं जाएगा। परेशान कुन बात तो ये थी कि इससे कुछ बरामद नहीं हुआ था। 3-4 रोज बाद FBI को एहसास हुआ कि इन लोगों को डिसइंफॉर्मेशन के जरिए बेवकूफ़ बनाया गया है। जब कैनेडियन RCMP ने अपने इस भारतीय सोर्स को पकड़ा जो दरअसल रॉ का एजेंट था और इसकी तरफ से मिलने वाली मुसलसल इतलात का तज्जिया किया, तो वो लोग अपना सर पीट कर रह गए। वसीम इकबाल ने बड़ी आसानी से अमेरिकन, कैनेडियन और भारतीय इंटेलिजेंस को बेवकूफ़ बना लिया था। RCMP वालों को जल्द ही इल्म हो गया कि इनका मुखबर जो इतलात इन तक पहुंचाता था वो दरअसल वही इतलात होती थी जो वसीम इकबाल चाहता था कि इन तक पहुंच जाएं। इसने बड़ी होशियारी से रॉ के मुखबर को, जो इसके दोस्त के रूप में इससे चिमटा हुआ था, अपने मुतल्लिक गलत फहमी का शिकार बनाया। इसे बड़े मासूमाना तरीके से यकीन दिलाता रहा कि जैसे वो वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी एटमी सामान खरीद कर स्मगल करने का इरादा रखता है। जब मुखबर ने यह खबर अपने असली मालिकान यानी भारतीय हाई कमीशन में मौजूद रॉ के खसूसी सेल तक पहुंचाई, तो वो खुशी से उछल पड़े और रॉ का डायरेक्टर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बराह रास्त मैदान में उतर आया था। जब जश्न फतह का नशा उतरा तो अमरीश पुरी को एहसास हुआ कि दरअसल वो इस खित्ता ज़मीन पर सबसे बड़ा गधा है और जितनी आसानी से वो बेवकूफ़ बना है, शायद ही और कोई इंटेलिजेंस कम्युनिटी का आदमी बना हुआ। 3 दिन तक वसीम इकबाल ने FBI को उलझाए रखा। तीसरे रोज जब वो लोग इसे लेकर वैंकूवर पहुंचे और इस लकड़ी के बक्स को खोल कर देखा जिसमें इनके मुखबर की इतलात के मुताबिक एटमी स्विच मौजूद हैं, तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इसमें मामूली किस्म का बिजली का सामान था। ऐसा सामान जर्मनी में अमूमन मिल जाता है। इस बात का इल्म तो भारत पहुंचने के बाद अमरीश पुरी को हुआ कि दरअसल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इसके सामने वसीम इकबाल का चारा डालकर इसे बेवकूफ़ बनाया था। FBI, रॉ और RCMP वाले वसीम इकबाल के पीछे लगे रहे और वो दानिस्ता अपने खिलाफ फिजा मशकूक बनाता रहा, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोगों ने बड़ी आसानी से अपना काम कर लिया था और इनकी नाक के नीचे अपना काम करके बासानी निकल गए थे। ISI की तरफ से अमरीश पुरी के मुंह पर यह पहला भरपूर तमाचा था। इसका तो दिमाग ही घूम कर रह गया था। इस रोज़ जब CBI की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन को मुसद्दका इतला मिल गई कि पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से एटमी वॉर हेड वाले मिसाइल का मुजाहिरा होने जा रहा है और अमरीश पुरी को चेयरमैन ने अपनी तशवीश से आगाह किया, तो इसे पहली मरतबा मार्शल सखारोफ की बात याद आ गई जिसने कहा था कि ISI को कभी अंडर एस्टिमेट न करना। 23 मार्च की वो सालाना परेड अमरीश पुरी के लिए सानिया बनकर गुजरी थी, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के इंजीनियर्स ने बड़े फ़ख्र से मिसाइल पेश किया। खसूसी सैटेलाइट के जरिए दिल्ली में वाक़े रॉ के हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी TV पर चलने वाली फिल्म दिखाई जा रही थी और शर्म से अमरीश पुरी को अपना आप छोटा होता महसूस हो रहा था। फिर यह शर्म गुस्से में तब्दील हो गई। फिल्म के खात्मे पर वो मुठियां भींचता हुआ अपनी सीट से उठकर बाहर आ गया था। इसके साथी देख रहे थे कि इनका बॉस बहुत परेशान है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थे कि इसकी परेशानी का सद्भाव कर सकें। इस चोट से अमरीश पुरी पूरी तरह तिलमिलाकर रह गया था। इसके बाद से इसने पाकिस्तान के एटमी प्लांट को नुकसान पहुंचाना ही अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था और इस ज़मन में मोसाद के ताउन से मकबूजा कश्मीर के एक सरहदी इलाके में अपना मुश्तरका हेडक्वार्टर बनाकर इस गिनावरे मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया था। आज रॉ का डायरेक्टर अमरीश पुरी पूरी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से अपनी हजीमत का बदला लेने जा रहा था।
इसने मोसाद की मदद से जो ड्रामा रचाया था वो अपने 5 शहरियों की जान की बलि देकर अपने यहूदी दोस्तों को खुश किया था। अब वो इस खूनी ड्रामे के डांडे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से मिलाने जा रहा था। लोहा गर्म था। सारी दुनिया में इस बेईमाना हरकत के खिलाफ गम गुस्सा मौजूद था और इस जज्बाती फिजा में अगर वो कुछ कर गुजरता, किसी भी तरह पाकिस्तान को घसीट लाता तो एक तूफान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो सकता था। 2 शैतान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने जा रहे थे। आज इसने अलीउस सुबह दफ्तर में जाते हुए पाकिस्तानी डेस्क इंचार्ज कर्नल दनाश को तलब किया था। 4 घंटे वो बंद कमरे में कर्नल दनाश के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू रहा। इस दरमियान कर्नल दनाश ने इसे इंतहाई तफसील से बताया था कि पाकिस्तान के किस किस हिस्से में उन्होंने शर फैला रखा है और वो मजीद क्या करने जा रहे हैं। इसने रॉ के पाकिस्तान में तखरीबकारी के भयानक अज़ाइम से अमरीश पुरी को तफसीलन आगाह किया था। पाकिस्तान में काम करने वाले रॉ के एजेंटों की तस्वीर, सरगर्मियाँ, टारगेट सब इसके सामने थे। फरजाना कैसी जा रही है, अचानक ही जैसे अमरीश पुरी को कुछ याद आ गया। सर वेल्डन एकदम शानदार। इसने तो पाकिस्तान में बड़ी मजबूती से कदम जमा रखे हैं। ठीक है, अमरीश पुरी ने अपनी शहादत की उंगली इसकी तस्वीर पर जमाते हुए कहा। इसके बाद इसने तफसीलन कर्नल दनाश को अपने प्लान से आगाह करते हुए इसको ताज़ा अहकामात के साथ वापस भेज दिया। आज ही अपना काम शुरू करो, मुझे जल्द अज जल्द बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, गुड लक। अमरीश पुरी कर्नल दनाश को अपने ऑफिस के बाहर तक रुखसत करने आया था। ताज़ा अहकामात फरजाना तक पहुंच गए थे। फरजाना इसका असली नाम नहीं था। इसका असल नाम क्या था फरजाना को अब याद नहीं रहा था। जिंदगी ने इसे हमेशा गेंद बनाए रखा था, कभी इस कोर्ट में और कभी उस कोर्ट में। इसने क्रिश्चियन घराने में आंख खोली थी। शऊर हासिल करने के बाद इसे इल्म हुआ कि इसका बाप हिंदू था, जिसने एक इंग्लो इंडियन औरत से शादी करने के बाद ईसाईयत इख्तियार कर ली थी। मजहब की तब्दीली के साथ इसके बाप की शहरियत भी बदल गई थी, क्योंकि इसकी माँ बरतानवी शहरी बन चुकी थी और शायद इसके बाप ने इसकी माँ पर डोरे भी इसलिए डाले थे कि वो बरतानवी शहरी बन सके। इसका बाप भारतीय पुलिस में आला ओहदे पर फाइज था और ट्रेनिंग कोर्स पर लंदन आया था कि इसकी माँ के इश्क में गिरफ्तार हो गया। इसके बाद इसने नौकरी और भारत दोनों पर लात मार दी। कुछ अरसे तो वो अपनी नौब्याता के साथ गुलछड़े उड़ाता रहा। इस दरमियान इसके राब्ते फिर भारत से बहाल हुए और जब अमली जिंदगी में कदम रखने के बाद इसका बुखार उतरने लगा तो इसे याद आ गया कि वो तो ब्राह्मण खानदान का सपूत है। इस दरमियान इसके यहाँ बेटी पैदा हो गई थी। बेटी का नाम इसकी माँ की एक मुसलमान सहेली ने रखा था। फरजाना के बाप ने अपने गुनाह का बदला उतारने के लिए यही तरकीब निकाली कि भारतीय इंटेलिजेंस का टाउट बन गया। साबिक पुलिस ऑफिसर होने के नाते इसे भारतीय पुलिस और सिक्योरिटी के इब्तदाई ढांचे से मुतल्लिक खासी मालूमात हासिल थी और इसकी यही खसूसियत रॉ को भा गई थी। सन 71 में रॉ ने इसे ढाका भेजा था। अपनी 5 साला बच्ची और बीवी के साथ इसने ढाका में डेरे जमा लिए थे। बरतानवी शहरियत होने के नाते इसे हर मुमकिन सहूलत हासिल थी, जबकि जान की हिफाजत की जिम्मेदारी इसे कोई हुकूमत या एजेंसी नहीं दे सकती थी। लेकिन असल में वो मुक्ति बाहिनी और भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के दरमियान राब्ते के फराइज अंजाम दे रहा था। बीवी इससे भी ज्यादा एडवेंचरस तबीयत की मालिक थी। इस तरह बैठे बिठाए उन्हें ज्यादा पैसे मिल जाते थे। इसने अपने आबाई पेशे नर्सिंग पर लानत भेजने का फैसला कर लिया था। फरजाना के बाप की ये बदकिस्मती थी कि एक रोज वो अपनों के हाथों ही मारा गया था। इस रोज एक खुफिया मिशन पर जाने वाला इसका बाप मुक्ति बाहिनी के ग्रुपों के दरमियान गलतफहमी से होने वाली फायरिंग की भीड़ चढ़ गया था। इसकी लाश पाकिस्तानी हुक्काम ने होटल तक पहुंचा दी थी। फरजाना की मां ने इस लाश से क्या लेना देना था। इसने बराए नाम मगरमच्छ के आंसू बहाए और बरतानवी हाई कमीशन की मदद से लाश को वहीं ठिकाने लगाकर वापस लंदन आ गई। रॉ से इस खानदान की दोस्ती फिर कभी न टूटी। हर चढ़ने वाले सूरज इसमें नई गांठ लगाता रहा। रॉ ने अपने खजाने फरजाना की मां पर खोल दिए थे। जो भी केस ऑफिसर लंदन आता इसकी जुल्फ गरागीर में फंस कर रह जाता। एंग्लो इंडियन फरजाना की मां के पास वो सब कुछ था जिसकी तमन्ना कोई भी मर्द कर सकता है। इसने अपने जिस्म को कभी अपना नहीं जाना था। इसे सिर्फ दौलत से गर्ज थी। इसके एवज वो सब कुछ करने पर तैयार थी और इसने किया भी। रॉ की वो लंदन में बेहतरीन मुखबर थी। किसी भी भारतीय या गैर भारतीय बाशिंदे से जिनसी ताल्लुकात कायम करके मतलूबा मालूमात हासिल कर लेना इसके बाएं हाथ का खेल था। ये थी वो फिजा जिसमें फरजाना पलकर जवान हुई थी। जब इसने शऊर संभाला तो सबसे पहले अपने नाम पर एतराज किया, लेकिन ये एतराज कभी शदीद एहतजाज की सूरत इख्तियार नहीं कर सका। शायद इसलिए कि इसकी माँ ने भी ज्यादा परवाह नहीं की। घर में इसे दूसरे नाम से पुकारने लगी। ये नाम चूंकि इसके आनजहानी बाप ने पैदाइश के वक्त लिखवा दिया था, लिहाजा इसके पासपोर्ट पर भी यही नाम दर्ज था।
यूं भी रॉ के सियानों ने अपने मुस्तकबिल की इस एजेंट का इस्लामी नाम गनीमत जाना था। वो जानते थे कि इस बच्ची के तेवर ही बड़े खतरनाक हैं और ये अपने वालिदैन से भी 2-4 हाथ आगे ही निकलेगी। फरजाना आगे क्या निकली कि फिर इसने पलट कर नहीं देखा। खुदा जाने इसकी फितरत में क्या समाई थी। इसे सरे ज़मीन एशिया से इश्क था और इस कमज़ोरी का फ़ायदा रॉ से ज़्यादा कौन उठा सकता था। उन्होंने फरजाना को जापान, कोरिया, हांगकांग, मिडिल ईस्ट और भारत में भी खूब इस्तेमाल किया। शायद वो पैदाइशी जासूस थी। वो ऐसे काम करके बहुत खुश हुआ करती थी। अब इसे खसूसी मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया था। पाकिस्तान में वो एक रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से दाखिल हुई थी। बरतानवी पासपोर्ट और बरतानिया ही की पैदाइश होने के सबब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इसकी सरगर्मियों का कभी खास नोटिस नहीं लिया था। इसने नौजवानों के एक हॉस्टल में क़याम किया था। इस हॉस्टल में अमूमन नौकरी पेशा और अकेली औरतें क़याम करती थीं। सब यही जानते थे कि फरजाना पाकिस्तान के देही तर्ज माशरत पर रिसर्च कर रही है। इसे उर्दू ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल था, इसलिए इसका हल्का अहबाब बहुत वसी था। आज़ाद ख्याल लड़की होने के नाते इसका मखसूस महफिल में आना जाना लगा रहता था। यूँ तो किसी को इसके गैर मुस्लिम होने पर शक नहीं गुजरा था। अगर कभी किसी के दिल में कोई ऐसा ख्याल आता तो फरजाना इसे डांट देती और ख़ुद को लादीन कहकर बात का रुख बदल देती। इसने पाकिस्तान के इस बड़े शहर में रहने वाले आला सरकारी हुकाम की महफिलों तक रसाई बड़े नामहसूस अंदाज में हासिल की थी। यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी तकारीब की आड़ में अपने काम के बंदे तलाश कर लेती। एक मरतबा घर आने की दावत इसे हर कोई दे देता था और इसने कभी किसी की दावत को ठुकराया नहीं था। अपने सामने जिस्म के मुख्तलिफ अंदाज में नुमाइश करके वो जिन्स ज़दा हवस के मारे सरकारी मुलाजमीन के नज़दीक हो जाती और बड़े आराम से अपना काम चला रही थी। मेजर अकरम से इसकी मुलाकात हादसाती थी। दोनों एक मखलूत पार्टी में एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे के करीब आते चले गए। मेजर अकरम बड़ा बिजनेसमैन था। इसकी उम्र तो 40 साल के करीब थी, लेकिन अज़ाइम 20 साला नौजवान वाले थे। ये शायद पहला पाकिस्तानी मर्द था जिसने फरजाना को किसी और हवाले से भी मुतासिर किया था। दोनों की दोस्ती अब मोहब्बत में बदलने लगी थी। हैरत थी कि मेजर अकरम अभी तक कवारा था। एक रोज़ जब फरजाना ने इसकी वजह दरियाफ्त की तो इसने हंसते हुए कहा, शायद मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। इसकी ऐसी ही बातें फरजाना को मुतासिर करती थी। दोनों अक्सर इकट्ठे पाए जाते थे और अब वो अपने कई दोस्तों से मेजर अकरम का तारुफ करवाने लगी थी। इसे कभी इस बात का अंदाज़ा न हो सका कि जिन लोगों से मेजर अकरम की मुलाकात इसके ज़रिए होती है, इस पर निगरान आंखों का मुस्तकिल पहरा बैठ जाता है। जिस रोज़ इसने भारतीय सफारत खाने की एक तकरीब में मेजर अकरम के साथ शमूलियत की, इस रोज़ तो अकरम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। फरजाना ने इसे बताया था कि मुकामी थर्ड सेक्रेटरी इसके अनजानी बाप का गहरा दोस्त था और लंदन में इसके घर इस शख्स का आना जाना अक्सर लगा रहता था। थर्ड सेक्रेटरी ने भी खुले माथे से इनका इस्तकबाल किया। वो फरजाना को अपने दोस्त की बेटी की हैसियत से बहुत अजीज जानता था। मेजर अकरम की जांदीदा निगाहों ने यहाँ बहुत कुछ महसूस कर लिया था। इसका पहला ही दौरा खासा कामयाब रहा था। इस रोज़ जब दोनों मेजर अकरम के शानदार बंगले के एक कमरे में बैठे थे और फरजाना हस्बे आदत बियर से दिल बहला रही थी तो पहली मर्तबा मेजर अकरम ने इसे हैरान किया था। मेजर अकरम ने बातों बातों में अचानक सियासत पर बात करते हुए फौज के हवाले से खासी नफरत का इजहार किया था और बताया था कि इसने फौज की 10 साला नौकरी बादल नखास्ता ही की है और बड़े मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई। इसने पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी पार्टी के साथ अपनी दिली हमदर्दी का इजहार करना शुरू कर दिया था जो राह की गुड बुक्स में मौजूद थी। बज़ाहिर मदहोश होने की अदाकारी करते हुए इसने ऐसी जुमाइनी सी बातें की थी कि अब फरजाना को इसके सामने खुलना ही पड़ा। वो ऐसा मोटा शिकार हाथ से निकालने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। अगर वो मेजर अकरम पर काबू पा लेती तो अपने लोगों की नज़रों में इसका वकार और ज्यादा बढ़ जाता। अगली 8-10 मुलाकातों में इसने नामहसूस अंदाज में मेजर अकरम को यकीन दिला दिया था कि अगर वो चाहे तो फरजाना इसका राब्ता भारतीय हुक्काम से करवा सकती है। इससे पहले भी वो कई दोस्तों के काम आ चुकी है। भारतीय दोस्तों के साथ मेजर अकरम की रबाबत फरजाना ने कायम करवा दिए थे। अब दोनों हफ्ते में 2 चक्कर भारतीय हाई कमीशन के भी लगाने लगे थे। उस रोज मेजर अकरम अचानक ही भारतीय थर्ड सेक्रेटरी की कोठी पर पहुंचा था। शायद वो इसे कोई सरप्राइज देने जा रहा था। इसकी आमद की इतला पर इसका इस्तकबाल करने फरजाना खुद आई थी। फरजाना को अकेले यहाँ देखकर वो एक लम्हे के लिए चौंकना जरूर था, लेकिन फिर इसने कमाल फन का मुजाहिरा करते हुए अगले ही लम्हे खुद को नॉर्मल कर लिया था। मैं अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ आई हूँ एक अरब दोस्त के साथ। वो छुट्टियाँ गुजारने के लिए भारत जाने का इरादा रखता है। मैं ज़रा अंकल से सिफारिश करके बेचारे को इंडियन टूरिज्म वालों का मेहमान बनवा दूंगी। इसने कहका लगाकर अकरम के हाथ पर हाथ मारा।
वो मेजर अकरम के साथ चिमटी हुई डाइनिंग रूम में पहुंची थी, जहां थर्ड सेक्रेटरी इस अरब नौजवान के साथ बैठा दिल बहला रहा था। दोनों के सामने विस्की के खाली गिलास रखे थे। जैसे ही अरब नौजवान की शक्ल पर इसकी नजर पड़ी, मेजर अकरम चौंके बगैर न रह सका। अगर फरजाना इसका नाम ना भी बताती तो भी वो इसे पहचान लेता। काफर, इस नौजवान ने मेजर अकरम के साथ हाथ बढ़ाते हुए अपना तारुफ करवाया। मेजर अकरम ने भी हाथ मिलाते हुए इसे अपना तारुफ करवाया और चेहरे पर मुस्कुराहट जमाई। और अब वो थर्ड सेक्रेटरी से गर्मजोशी से मुसाफा कर रहा था। इसने कहा, इधर मैं आया तो किसी और काम से था, लेकिन सच्ची बात है कि असल में मुझे आप ही से काम था। बस जनाब क्या बताएं, जब से दोस्तों को इल्म हुआ है कि मेरी आपसे याद अल्लाह हो गई है, कोई ना कोई किसी न किसी काम से मुंह उठाए चला आता है। जनाब उन्होंने तो मुझे आपका PRO ही समझ लिया है। मेजर अकरम ने कहका लगाया। जवाब में तीनों ने इसका साथ दिया था। इसमें शक ही क्या है मेजर साहब, हम तो आपसे अब पक्की दोस्ती करने जा रहे हैं। हुक्म कीजिए, आपका काम नहीं होगा तो और किसका होगा। थर्ड सेक्रेटरी को शायद चढ़ने लगी थी। बात दरअसल ये है जनाब कि मेरे एक अजीज दोस्त को श्रीनगर की सैर करने का सौदा समाया है, लेकिन सुना है कि इस तरफ जाने पर पाबंदी आयद है। अब आपका हुक्म हो तो मैं हाँ कर दूं। मेजर अकरम ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेजर साहब ये भी कोई काम है? आप कोई बड़ा काम बताइए, हम तो यारों के यार हैं। हमारे दरवाजे दोस्तों के लिए हमेशा खुले हैं। थर्ड सेक्रेटरी ने झूमते हुए फरजाना के गले में बाहें डाल दी, लेकिन अचानक ही शायद इसे याद आ गया कि इसने मेजर अकरम के सामने इसे अपनी बेटी बना रखा है और वो फिर इससे अलग हो गया। आप हमारी बेटी के दोस्त हैं, आपका काम कैसे रुक सकता है? इसने फरजाना के गाल थपकते हुए कहा, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करूं, आप आपस में गपशप कीजिए। इसने तीनों को वहां छोड़ा और बाहर निकल गया। थर्ड सेक्रेटरी की वापसी तक मेजर अकरम जाफर से खासा फ्री हो चुका था। इसने खुद को अयाश दौलतमंद के रूप में जाफर के सामने पेश किया था, जिसकी राल इसकी नाम नेहाद मिलों के तस्करे पर ही टपकने लगी थी। कब जा रहे हैं आप इंडिया? इसने जाफर से पूछा। जब इधर से हुक्म मिलेगा। जाफर ने फरजाना की तरफ देखकर आंख दबाई। तीनों ने दांत निकाल दिए। खाना चारों ने इकट्ठे खाया था। इस दरमियान मेजर अकरम और जाफर एक दूसरे से बढ़ चढ़कर भारत दोस्ती के दावे कर रहे थे। फरजाना फातिहाना मुस्कुराहट से थर्ड सेक्रेटरी की तरफ देखती रही और थर्ड सेक्रेटरी आंखों ही आंखों में इसके लिए दाद के डोंगरे बरसाता रहा। मुझे अब जाना होगा। दिल तो नहीं चाहता इतनी खूबसूरत महफिल छोड़कर जाऊं, लेकिन मजबूरी है। मैं भी चलता हूं मेजर साहब, मुझे भी लिफ्ट दे देंगे? जाफर भी उठकर खड़ा हो गया। दोनों को रुखसत करने के लिए थर्ड सेक्रेटरी और फरजाना घर के दरवाजे तक आए थे। मेजर अकरम की कार जैसे ही थर्ड सेक्रेटरी के घर के बाहर निकली, एक जीप ने इनका ताकुब शुरू कर दिया। फिर न जाने इसने गाड़ी के इंडिकेटर किस तरह जलाए बुझाए कि वो लोग वापस लौट गए। मेजर अकरम जाफर को इसके ठिकाने तक छोड़कर वापस गया। जाफर ने खासे मॉडर्न इलाके में महंगा फ्लैट किराए पर ले रखा था और अकरम अंदाजा कर सकता था कि गरीब फलस्तीनी तालिब इल्म के लिए जो हुकूमत के वजीफे पर यहाँ तालीम हासिल कर रहा है, इतने महंगे इलाके में क़याम तो आम किस तरह मुमकिन हो सकता है। जाफर ने इसे फ्लैट में आने की दावत दी थी, जो मेजर अकरम ने एक दो मरतबा रिवायती अंदाज में ना करने के बाद कबूल कर ली। फ्लैट में मौजूद साजो सामान ने इसके शक को यकीन में बदल दिया था और वो महसूस करने लगा था कि जाफर इसकी तवक्का से बढ़कर खतरनाक आदमी है। थोड़ी देर तक दोनों गपशप करते रहे। मेजर अकरम ने जानबूझकर कोई ऐसा तासुर नहीं दिया था जिससे जाफर के दिल में इसके मुतल्लिक मामूली सा शक भी जड़ पकड़ सकता। कुछ देर वहां गुजार कर और जाफर के खानसामा के हाथ की बनी कॉफ़ी पीकर वो बाहर आ गया। अपने कार में बैठकर इसने कार में मौजूद मोबाइल फ़ोन के जरिए किसी को हिदायत जारी की थी। चंद मिनट के अंदर ही जाफर के फ्लैट को सफ़ेद पोशों ने घेरे में ले लिया था। थर्ड सेक्रेटरी साहब ने कमाल मेहरबानी से अपने हाथ से जो चिट लिखकर अकरम को दी थी, अगले ही रोज वो अकरम ने इस्तेमाल कर ली। इस चिट पर शर्मा नामी किसी वीजा ऑफिसर को मुखातिब करके वीजे की सिफारिश की गई थी। मेजर अकरम के भेजे हुए एक आदमी को फौरन ही खसूसी वीजा जारी कर दिया गया था। इस शख्स को बतौर खास श्रीनगर में जाने की इजाजत दी गई थी। थर्ड सेक्रेटरी साहब ने इसके लिए भारत में भी आसानियां पैदा कर दी थी, लेकिन इस शख्स को सिर्फ दावतनामा दरकार था। आसानियां वो खुद भी पैदा कर सकता था। इसने तो श्रीनगर जाकर गायब हो जाना था और इसके लिए अगर कानूनी मदद मुयस्सर आ जाती तो इसकी खुशकिस्मती ही थी। जाफर इस मुलाकात के 5 रोज बाद एक रात गहरी नींद सो रहा था तो इसके फरिश्तों को भी इल्म ना हो सका कि कब इसके फ्लैट में नकाब पोश दाखिल हुए। उन्होंने बूढ़े खानसामा को एक ही धमकी देकर खामोश करवा दिया था और जाफर को सोते में ही बेहोश करके उठाकर ले गए थे। बूढ़े खानसामा को चंद मिनट बाद ही पुलिस के बावर्दी मुलाजिमीन का सामना करना पड़ रहा था।
पुलिस वालों ने इसे सख्ती से तंबीह की थी कि वो किसी को भी वाकयात की असलियत नहीं बताएगा और फ़ोन पर या ज़ाती तौर पर जो कोई भी इसके मालिक से मुतल्लिक दरियाफ्त करे इसे यही बताए कि वो सुबह काम से गया था, अभी तक वापस नहीं आया। खानसा माँ ने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए थे। इसने भी सारी ज़िंदगी बड़े लोगों के बर्तन मांजे थे। वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है और इसके मालिक को डाकू नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लोग उठा कर ले गए हैं। इसने इन लोगों को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पहले तो इसने यही समझा कि शायद रात ज्यादा चढ़ गई होगी और वो नींद में पलंग से उतर गया होगा, लेकिन इसके कमरे में तो वॉल टू वॉल कारपेट बिछा था। वो कहाँ गया? मजीद गौर करने पर इसे मालूम हुआ कि ये तो वो कमरा ही नहीं जहाँ वो सोया था। ये तो किसी जेल खाने की कोठरी मालूम होती थी, क्योंकि इसके सामने सलाखें लगी थी और वो शायद बाहर से बंद होता था। कंबल एक तरफ फेंक कर वो अचानक ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन लड़खड़ा कर वापस गिर पड़ा, क्योंकि इसका सर बड़ी जोर से दीवार से टकराया था। इस टक्कर के साथ ही वो अपने हवास में वापस आ गया और दूसरे ही लम्हे इसे हालात की संगीनी का अदराक हो गया। इसने अचानक ही उठकर दीवानावार सलाखों वाले दरवाजे को हिलाना शुरू कर दिया था। जब 3 मिनट तक किसी ने इसकी हरकत पर कान न धरे तो इसने चिल्लाना भी शुरू कर दिया। चिल्लाते चिल्लाते इसका गला बैठने लगा था। करीब था कि वहशत और बेचारगी से इसका दम घुट जाए कि इसने 2 हट्टे कट्टे मुस्टंडों को अपनी तरफ आते देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो? इनमें से एक ने इसे डांटते हुए कहा। क्या बकवास है? कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ कौन लाया है? जाफर को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। कौन लाया है? गधे के बच्चे, यहाँ कोई किसी को नहीं लाता। तुम खुद आए हो, यह पागल खाना है और तुम्हारे लवाहिकीन तुम्हें दाखिल करवा कर गए हैं। 1 साल का खर्चा दे गए हैं, वो इनमें से एक ने कहा। कमाल है, इसे इल्म ही नहीं कि कौन यहाँ लाया है, दूसरे ने कहा लगाया। 3-4 मिनट तक उल्टे सीधे सवालात के उल्टे सीधे जवाबात सुनने के बाद जाफर को यकीन होने लगा था कि वो वाकई पागल खाने में है। इसने अब बाकायदा गुस्से, बेबसी और खौफ से पागलों जैसी हरकतें शुरू कर दी थी। करीब था कि वो अपना सर दीवारों से टकराने लगे, जब किसी तरफ से इसने 3-4 डंडा बरदार इस तरफ आते देखे, जिन्होंने इसे गिरबान से पकड़कर सेल से बाहर खींचा और इसकी धुनाई करने लगे। इसने बतौर खास ये एहतियात मलहूज़े खातिर रखी कि कोई जख्म इसके जिस्म पर ना आने पाए। जाफर को समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। बेबसी से वो पिटता रहा। कोई इसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। जब मार खाते खाते वो अधमुआ हो गया तो इन लोगों से दोबारा इसे इसी कोठरी में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दलिये से भरा एक प्याला इसे खाने के लिए मिला, जो खौफजदा जाफर ने जैसे तैसे थोड़ा बहुत जहर मार कर लिया। शायद आम जिंदगी में वो इस तरह का दलिया लाने वाले के मुंह पर दे मारता, लेकिन यहाँ इसने सिर्फ इस खौफ से इसे जहर मार किया कि कहीं ये लोग दोबारा इसको पीटना शुरू न कर दें। इसे वाकई ये पागल लग रहे थे। करीबन 1 घंटे बाद इसने 2 और आदमी अपनी तरफ आते देखे, जिन्होंने इसका दरवाजा खोला और इसे बाजुओं से पकड़कर एक तरफ चलने लगे। जाफर के लिए यह सूरत हाल इतनी बौखला देने वाली थी कि खौफ के मारे इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वो इस डर से भी नहीं बोल रहा था कि न जाने वो लोग इसकी किसी बात का बुरा ना मना लें। इस मर्तबा इनका रवैया कुछ शरीफाना था। इस सफर का इख्तिताम एक कदरे बेहतर कमरे में हुआ, जिसमें एक मेज के गिर्द कुर्सियां सजी थीं और एक शख्स कमरे की खिड़की के सामने इस तरह पीठ किए खड़ा था। इसके हमराइयों ने जाफर को बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। जैसे ही इस शख्स ने अपना चेहरा जाफर की तरफ घुमाया, वो सन्नाटे में आ गया। ये इतनी चौंका देने वाली मुलाकात थी कि जाफिर किसी मैकेनिकी अमल के तहत उठकर खड़ा हो गया। वाकई इसका दिमाग घूम कर रह गया था। आप, इसके सामने मेजर अकरम खड़ा था। हाँ, मैं बहुत हैरानी होगी तुम्हें मिस्टर जाफर, जिस जमीन पर तुमने पनाह ले रखी है वो आलम इस्लाम की पनाहगाह है। इसके खिलाफ साजिश आलम इस्लाम के खिलाफ गद्दारी है। हम गद्दारों को जमीन की 7वीं तह से निकाल कर जहन्नम रसीद कर देते हैं। मैं तुम्हें साफ बता दूं कि यहाँ से तुम्हारे जिंदा बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें सब कुछ सच सच बता दो, वरना याद रखना कि तुम्हारे लिए रोने वाला इस जमीन पर कोई नहीं होगा। मेजर अकरम आज बिल्कुल बदला हुआ इंसान लगता था। जाफिर को समझ आ गई कि दरअसल मेजर अकरम पाकिस्तान इंटेलिजेंस का ऑफिसर है, जो फरजाना के जरिए भारतीय हाई कमीशन तक पहुंचा है ताकि अपने मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिश पर नजर रख सके। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हर बात इसके इल्म में ही रही हो। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे कई सवालों का जवाब इस टेप में महफूज है। इतना कहकर मेजर अकरम ने अपने सामने रखी टेप का बटन दबा दिया। जैसे जैसे टेप चल रही थी, इसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। ये इसकी फरजाना और 3rd सेक्रेटरी के साथ होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग थी। शायद इन लोगों ने इसके फोन पर बिग लगाया था।
इसे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर वो असलियत ना भी बताए तब भी इस रिकॉर्डिंग की मदद से ये लोग वाकयात का पता चला सकते हैं, क्योंकि ये गुज़श्ता 5 दिन की रिकॉर्डिंग थी और उन्हीं दिनों में वो रॉ के लिए घिनौना खेल खेलने जा रहा था। अमूमन इन दिनों में इसी की गुफ्तगू इसी हवाले से हुई थी। थोड़ी देर बाद ही वो सारी कहानी मेजर अकरम को सुना रहा था। मुझे रॉ ने फरजाना के जरिए अप्रोच किया। मेरे फरजाना से देरीना जिस्मानी ताल्लुकात कायम हैं और हम दोनों इस हद तक चले गए थे कि अब मैं इसे अपनी ज़रूरत समझने लगा हूँ। फरजाना के जरिए मेरा तारुफ भारतीय सफारत खाने के 3rd सेक्रेटरी से हुआ। मेरा भारतीय हाई कमीशन में आना जाना लगा रहता है। उन्होंने मेरे लिए रुपया पानी की तरह बहाया और मेरी हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की है। फरजाना के जरिए इन लोगों ने मुझे इस जलील हरकत के लिए आमादा किया कि मैं भारत जाऊंगा, जहां मुझे आलमी प्रेस के सामने पेश किया जाएगा। चूंकि मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से है और मेरे पास इस ज़मन में दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं, मुझे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में शामिल किया गया था और कहा गया था कि मैं दिल्ली में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दूंगा कि कुछ अरसा पहले बम्बई में जर्मन सफारतकारों की हलाकत का जो हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मेरी तंजीम कबूल करती है। हमने ये साजिश पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की थी और इसका मकसद भारत को रुसवा करना और भारत और जर्मनी के बढ़ते हुए ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना था। मुझे ये इकरार करना था कि इस ज़मन में हमें लाखों रुपए रिश्वत और जान की सलामती की जमानत दी गई थी, लेकिन हमें जहन्नम में झोंकने के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने आंखें फेर लीं। इसके इस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर मैंने भारतीय हुक्काम से रब्ता किया और अब बिल्कुल रज़ाकाराना तौर पर बयान जारी कर रहा हूँ। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ और हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। एक लम्हे के लिए रुककर इसने अपने सामने रखा पानी का गिलास एक ही सांस में अपने हलक में उंडेल लिया। मुझे भारतीय हुक्काम ने यकीन दिलाया था कि 15-20 रोज मुझे जेल में रखने का ड्रामा करेंगे। इसके बाद मेरे फरार का ड्रामा रचाया जाएगा और मुझे भारत में नाम बदल कर सारी जिंदगी ऐशो इशरत से गुजारने की जिंदगी दी जाएगी। फरजाना मुझसे शादी कर लेगी और फिर कुछ अरसे बाद मुझे बरतानवी शहरियत मिल जाएगी। अपनी कहानी में हकीकत का रंग भरने के लिए मुझे 2 पाकिस्तानी सफारतकारों के नाम भी लेने थे जो दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करते हैं। मैंने अमलन इन लोगों से मुलाकात करनी थी। कोई भी बहाना मुलाकात के लिए मुझे बताया जाता, जिसके बाद मेरी तस्वीर इनके साथ खींच ली जाती और यही तस्वीर फिर आलमी प्रेस के सामने बतौर सबूत पेश कर दी जाती, जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी न रह जाती। जाफर ने अपने बयान के खात्मे पर ऐसा महसूस किया जैसे इसके सर से मनोबोझ उतर गया हो। अब इसे वाकई पछतावा होने लगा था कि पाकिस्तान जैसे आलम इस्लाम के किले और पनागाही में नकब लगाने जा रहा था। इसने एहसान फरामोशी की बड़ी घटिया रिवायत कायम की थी। शर्म से इसका सर झुक गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने जब सर उठाया तो दिल ही दिल में बेसाख्ता अपने अंधे होने की दुआ मांगने लगा। इसके सामने फ़लस्तीन का सफ़ीर खड़ा था, जिसकी आंखों से खून बरस रहा था। सफ़ीर मौसूफ को अच्छी तरह जानता था। गद्दार जलील इंसान, तुझ पर खुदा की लानत हो। सफ़ीर मौसूफ को इजहार नफरत के लिए इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज शायद नहीं मिल रहे थे। मैं शर्मिंदा हूँ जनाब, मैं मरकर भी अपने गुनाहों का कफारा अदा करूँगा। मैं अंधा हो गया था, पागल हो गया था। खुदा के लिए मुझे एक मौका दीजिए, मैं इन दरिंदों को तबाह करके रख दूंगा जिन्होंने मुझे बरगलाया। वो बच्चों की तरह सिसकियाँ लेकर रोने लगा। शायद इसे एहसास नहीं रहा था कि इसका मुर्दा ज़मीर जब कभी जिंदा हुआ तो इसके लिए क़यामत ढाएगा। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। तुम जैसे हवस के मारे दरिंदों ने आज तक अपनी कौम के खून को पानी की तरह फरोख्त किया है। बेशरम, वो दिन याद करो जब तुम्हारी माँ और बहन को दिल्ली एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया था। तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिल रही थी और जिस बरादर मुल्क ने तुम्हें पनाह दी, तुमने इसी को डसना शुरू कर दिया। तुम क्या समझते थे कि हम तुम्हें इस जलील हरकत के बाद जिंदा बच जाने का मौका देते? हम तुम्हें कुत्ते की मौत मार डालते। सफ़ीर मौसूफ ने नफरत से इसकी तरफ उंगली उठाते हुए मेजर अकरम से दरख्वास्त की थी। हाँ, मुझे मार डालो, वाकई मेरा जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। मैं आस्तीन का सांप हूँ, मेजर साहब मुझे गोली मार दें। आलमी वहशत में इसने अपना सर जोर जोर से मेज से टकराना शुरू कर दिया। बिजली की सी सरत से लपक कर मेजर अकरम ने इस पर काबू पा लिया। नॉर्मल रहो बेवकूफ़, अपने औसान बहाल रखो। अभी तुम्हारी नीयत खराब हुई थी, खुदा का शुक्र करो अभी तुमसे जुर्म सरजद नहीं हुआ। तुम पर तौबा का दरवाज़ा खुला है, हम तुम्हें इसका मौका ज़रूर देंगे। दुख तो इस बात का है कि जलील दुश्मन ने हमारे खिलाफ हमारे मुसलमान भाई को इस्तेमाल करना चाहा। मेजर अकरम किसी गहरी सोच में डूबा दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।